सो हम लोग जीएसटी में सप्लाई पढ़ रहे हैं। सप्लाई में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि कोई भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानने के लिए देयर शुड बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इट शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन एंड इट शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई विद इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। सो किसी भी ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानने के लिए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स क्या थे? इट शुड बी बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, राइट, एंड इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन। लेकिन ये जो जनरल रूल है इसे कुछ एक्सेप्शंस थे, जहां पर हमने पढ़ा था कि सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन इज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। एट द सेम टाइम इफ यू आर इंपोर्टिंग सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, देन वेदर और नॉट इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फिर भी हम उसको क्या मान सकते हैं? सप्लाई मान सकते हैं। ठीक है। देन हमने इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस भी देखे। ठीक है। देन वी अंडरस्टूड मीनिंग ऑफ टर्म टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन मतलब कौन? ही इज अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लॉ। हेंस मतलब अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है बट जिसकी रिक्वायरमेंट ही जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन लेने की, वो भी टैक्सेबल पर्सन है। और कोई अगर ऐसा इंसान है हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ, लेकिन वो अगर वॉलंटरी खुद होकर अगर रजिस्ट्रेशन ले लेता है तो उसे भी हम टैक्सेबल पर्सन मानेंगे। ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है। इसके ऊपर हमने एग्जांपल्स भी देख लिए। देन सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन डीम्ड एज अ सप्लाई एज पर शेड्यूल 1। तो शेड्यूल 1 में 4 ऐसे ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं जो विदाउट कंसिडरेशन हो गए तो भी उसे हम सप्लाई मानेंगे, प्रोवाइडेड दैट इट इज एंटर्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उसमें पहला है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। तो अगर कोई बिजनेस का असेट आप परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन एंड यू हैव क्लेम्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन दैट पर्टिकुलर असेट, देन दैट ट्रांजैक्शन विल बी हेल्ड एज अ सप्लाई। और अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं किया या अवेल नहीं किया है तो उसे हम सप्लाई मानेंगे नहीं। और यहाँ पर कवर होता है सिर्फ परमानेंट ट्रांसफर, टेम्पररी ट्रांसफर यहाँ पर कवर होता नहीं है। कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे हमने इसके ऊपर। देन हमने पढ़ा सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, बराबर है, इट विल क्वालिफाई एज सप्लाई प्रोवाइडेड इट इज मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर वो शेड्यूल 1 में लिखा है तो विदाउट कंसिडरेशन है तो भी वो सप्लाई होगा। फिर हमने रिलेटेड पर्सन का मीनिंग समझा, डिस्टिंक्ट पर्सन का मीनिंग समझा, और इस पर्टिकुलर केस में दो चीजें कवर होती है, पहला है स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर, और दूसरा होता है कि ट्रांजैक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई अदरवाइज देन एम्प्लॉयमेंट। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को गिफ्ट देता है तो 50,000 रुपए तक के गिफ्ट्स इन द फाइनेंशियल ईयर आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, थर्ड कैटेगरी पढ़ी हमने शेड्यूल 1 में, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट ऑफ गुड्स इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन, तो उसे क्वालिफाई हम सप्लाई कर सकते हैं बिकॉज इट इज कवर्ड इन द शेड्यूल 1। एट द सेम टाइम वी अंडरस्टूड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन बट इट शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में हमने दो चीजें पढ़ी, अगर कंसिडरेशन पेबल में है, अगर आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो और सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो, तो अगर वो बिजनेस के लिए होगा तो भी वो सप्लाई है, बिजनेस के लिए नहीं होगा तो भी वो सप्लाई है। लेकिन अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो फ्रॉम योर रिलेटेड पर्सन without consideration, then if it is for business then it is a supply, otherwise it is not a supply। साथ में हम लोगों ने लास्ट जो हमारा सेशन हुआ था उसमें कुछ चार्ट्स वगैरह भी बनाए हैं, कुछ नोटिंग वगैरह भी किए इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज वगैरह के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो आप लोग इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। ये जो शेड्यूल 1 सप्लाई का पूरा चार्ट जो हमने बनाया है, शेड्यूल 1 2 से 3 से ले तक कर, वो आपको दिमाग में रखने की कोशिश करनी है, और आफ्टर द एंड ऑफ वीडियो आपको उसे नोटिंग भी करनी है। अब हम बढ़ते हैं शेड्यूल 2 के तरफ। तो हमारा ये जो शेड्यूल 2 है जिसके बारे में हम अभी बात करना शुरू कर रहे हैं, ये शेड्यूल 2 किसके बारे में बात करता है? शेड्यूल 2 गिव्स अस बाइफर्केशन दैट वेदर आप किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स मानने वाले हो या फिर आप उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानने वाले हो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, देयर आर सर्टन ट्रांजैक्शंस जहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि आप उसे गुड्स में क्लासिफाई करें या फिर आप उसे सर्विसेज में क्लासिफाई करें। तो क्या हुआ है, हमको एक लिस्ट दे दी गई, वहां पर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस लिख दिए और इसके आगे लिख दिया कि वेदर यू आर गोइंग टू ट्रीट इट एज अ गुड्स और यू आर गोइंग टू ट्रीट इट एज अ सर्विसेज। और आपको ये जो बाइफर्केशन दिया है इसके हिसाब से उसे मानकर ही चलना है, उसे एक्सेप्ट कर ही चलना है। ये जो लिस्ट है ये कॉमन सेंस वाली लिस्ट है, अगर आप इसको 2 बार रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फ्रीज हो जाएगा, सो यू नीड नॉट टू वरी ऑन इट।
देर आर ओनली सम पॉइंट्स जहाँ पर मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, बाकी जनरल में जिसको हम सर्विसेज कहते हैं वहां पर उसको सर्विस ही कहा गया है, जिसको हम गुड्स कहते हैं वहां पर इसको गुड्स ही कहा गया है। लेट अस स्टार्ट विद द शेड्यूल 2। क्या कहता है ये, छोटी छोटी बातें देखने की कोशिश करते हैं इसकी। तो पहला कॉलम है हमारा सीरियल नंबर, ठीक है। दूसरा वो डिफाइन कर रहा है एक्टिविटी, तीसरा एक्टिविटी का टाइप, और चौथा वेदर इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज ट्रांसफर। फर्स्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी इज ट्रांसफर। तो जहां जहां पर कुछ कंफ्यूजन हो सकता है या कुछ एक्सप्लेनेशंस की नीड है, मैं वहीं पर आपको नोटिंग करवाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट एक्टिविटी है ट्रांसफर। पहली एक्टिविटी कौन सी है, ट्रांसफर। सो वेन एवर देयर इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स, मतलब जहां पर गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो रहा है या ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, फिर चाहे ये इमीडिएटली ट्रांसफर हो और ऑन अ फ्यूचर डेट ट्रांसफर हो, जहां पर भी गुड्स का टाइटल ट्रांसफर हो रहा है या ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, यू आर ऑलवेज गोइंग टू ट्रीट इट एज सप्लाई ऑफ गुड्स। आप उसे हमेशा क्या ट्रीट करने वाले हो, सप्लाई ऑफ गुड्स। एंड इफ देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स, जहां पे गुड्स में टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ यूसेज के लिए गुड्स दिए जा रहे हैं, इसको हम रेंटिंग भी टर्म कर सकते हैं, उसे हम कहेंगे दैट इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो जहां पर भी ट्रांसफर आ रहा है, अगर किसी भी गुड्स का टाइटल या ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, चाहे ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाए नॉर्मल परचेस एंड सेल के ट्रांजैक्शन में, या फिर ऑन अ फ्यूचर डेट ट्रांसफर हो जाए जैसे कि हायर परचेस में टिपिकली होता है, तो टाइटल इन दी गुड्स अगर ट्रांसफर होगा तो उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ राइट टू यूज ट्रांसफर हो रहा है, तो हम उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। सो ट्रांसफर में एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन दी गुड्स, इट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ गुड्स। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट इन दी गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन दी गुड्स, ठीक है ना, देन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन दी गुड्स on a stipulation that property shall pass on a future date on payment of full consideration, जैसे कि हायर परचेस के केस में होता है, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। सो जहां पर भी टाइटल जा रहा है गुड्स, टाइटल नहीं जा रहा है तो सर्विसेज। सेकंड जो एक्टिविटी है हमारी लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है हमारी, ठीक है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग ये तो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है। सो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी अगर होगी तो वो सिंपल क्या होगी, इट विल बी अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स तो कभी हो ही नहीं सकता। सो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड एक्टिविटी अगर होगी तो सर्विस होगी, अदरवाइज वो सप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है। सो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, एनी काइंड ऑफ लाइसेंस, लीज, टेनेंसी और एनी काइंड ऑफ लेटिंग आउट और एक्सेट्रा, it is always known as supply of services, because land and building being immovable properties, तो being they are immovable तो होगा तो supply of services होगा, otherwise goods तो हो ही नहीं सकता। थर्ड इज any kind of treatment or process। any kind of treatment or process। treatment और process का मतलब क्या है, जिसको हम टिपिकल वर्ड्स में कहते हैं जॉब वर्क। जिसको हम टिपिकल वर्ड्स में क्या कहते हैं, जॉब वर्क। जैसे मान लेते हैं आपके पास में कुछ कपड़े हैं, कुछ क्लोथ है, वो आपने टेलर को स्टिच करने के लिए दिए, टेलर ने उसे स्टिच कर दिया, तो टेलर ने आपको के लिए क्या किया, जॉब वर्क किया, उसने आपको क्या दिया, सर्विस दिया, तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस कहेंगे। सो एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड टू गुड्स ऑफ एनी अदर पर्सन, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं, जॉब वर्क कह सकते हैं, इट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो जॉब वर्क इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। फोर्थ इज ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, अगेन यहाँ पे अगर टाइटल ट्रांसफर हो रहा है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, बराबर है। सो गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ बिजनेस असेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ ऑन डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस सो दैट दीज डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस असेट, तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्योंकि यहाँ पे टाइटल और ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। लेकिन अगर कोई बिजनेस का असेट आप पर्सनल पर्पज के लिए यूज करो, गुड्स हेल्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू यूज फॉर प्राइवेट पर्पज, ठीक है ना, तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। जैसे कोई बिजनेस की कार है, उससे आप पर्सनल और प्राइवेट पर्पज के लिए कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हो, तो उसे हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ बिजनेस असेट
who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him and it will be known as supply of goods. Who ceases to be a taxable person मतलब जैसे मान लेते हैं आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो या वाइंड अप कर रहे हो, सो यू आर क्लोजिंग डाउन योर बिजनेस और यू आर वाइंडिंग अप योर बिजनेस। तो बिजनेस अगर बंद कर रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट में गुड्स वगैरह ट्रांसफर करोगे, फिर वो सेल वगैरह होगा, ये सारे ट्रांजैक्शंस आप प्लेस करोगे। तो अगर आप बिजनेस को बंद कर रहे हो या वाइंड अप कर रहे हो, in that situation whatever business assets you are having or you are selling or you are taking off, it will be known as supply and it will be categorized as or regarded as supply of goods। लेकिन इसे कुछ एक्सेप्शंस है, इसे कुछ एक्सेप्शंस है मतलब क्या है, अगर आप ये ए एंड बी के कैटेगरी में आ गए, अगर आप ये ए एंड बी के कैटेगरी में आ गए तो इसे हम कहेंगे दैट इट इज नॉट अ सप्लाई, ये सप्लाई ही नहीं है। अगर आप ये ए एंड बी के कैटेगरी में आ गए तो आप इसे कहोगे दैट इट इज नॉट अ सप्लाई, ये सप्लाई ही नहीं है। जैसे कि क्या क्या आ सकता है इसमें, बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। दूसरा, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, यानी कि मर्जर, एक्विजिशन, अमलगमेशन, इस केस की बात कर रही है। तो मर्जर, एक्विजिशन, अमलगमेशन को अगर हम सप्लाई मानेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी लग के उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, सो इसीलिए हमने उसको सप्लाई ही नहीं माना। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मर्जर, एक्विजिशन या फिर अमलगमेशन जैसे ट्रांजैक्शन की। बी, बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन, मतलब जैसे मान लेते हैं सक्सेशन हुआ, सक्सेशन हुआ मतलब क्या, फादर की डेथ होने के बाद में उसका सन या डॉटर अगर बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं तो इन दैट केस इसे हम सब ट्रांसफर नहीं, मतलब इसे ये ओनरशिप तो ट्रांसफर हो जाएगी 1% टू अनदर, बट जीएसटी लॉ के अंदर में उसको सप्लाई वाला ट्रांसफर हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो फादर की डेथ तो इस सन बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है और अगर हम जीएसटी मानेंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे केस में भी अगर जीएसटी मांगने चले तो लोग तो गवर्नमेंट से बोलेंगे कि हम जीएसटी कैसे भरे, राइट। तो जहां पे बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन सच एज मर्जर, एक्विजिशन, अमलगमेशन, डीमर्जर एक्सेट्रा, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानते हैं। वेयर बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव इज डीम्ड टू बी टैक्सेबल पर्सन, सक्सेशन हो गया, लीगल हेयर जब बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है तो उसे भी हम सप्लाई मानते नहीं है। तो ये ए एंड बी कैटेगरीज आपको याद रखनी है। 5 में ए में कहा गया है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक तो रेंटिंग है उसमें भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। 5 भी आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है बिकॉज इसमें थोड़ा सा हमें डिस्कशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो 5 भी यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक दो कैटेगरीज और पॉइंटर्स आएंगे हमारे साथ, वी विल डिस्कस देम। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड 5 भी फर्स्ट। तो क्या कहा है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर होली और पार्टली। तो किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, प्राइमा फेसी इट इज अ सप्लाई, प्राइमा फेसी इट इज अ सप्लाई एक्सेप्ट, मतलब ये एक्सेप्शन के आगे जो जो नाम आए हैं या ये एक्सेप्शन के आगे जो जो कंटेंट आएगा उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। एक्सेप्शन के आगे जो स्टेटमेंट आया अगर आप उस कैटेगरी में आओगे तो हम उसे सप्लाई नहीं मानेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर होली और पार्टली एक्सेप्ट वेयर entire consideration, the word is used entire यानी कि पूरा का पूरा consideration is received after issuance of completion certificate or first occupation whichever is earlier, whichever is earlier। एक बार फिर से देखते हैं 5B को, इसको हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा इज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट where entire consideration is received after issuance of completion certificate or first occupation whichever is earlier। Let's try to understand 5B। हम 5B को समझने की कोशिश करते हैं। So 5B में, so in 5B schedule 2 paragraph 5B we are talking about construction दूसरा नाम क्या दिया है उसको हमने,
कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, तो शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं दैट वी आर टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर 5B को समझने के लिए लेट अस हैव फ्यू एग्जांपल। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेके हम कोशिश करते हैं। सो मान लेते हैं एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है, सो ये एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, लेट अस से इसकी कॉस्ट है रुपीज 80 लाख, 80 लाख रुपए इसकी कॉस्ट है, और इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट कुछ डेटा आपको दिया है, जैसे ए कॉस्ट दिया, बी में कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिला है 14 फेब 2021, और सी में इसका फर्स्ट ऑक्यूपेशन मान लेते हैं वो हुआ है 20 फेब 2021। ये डेटा दिया कि एक बिल्डिंग है जिसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है या कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जिसकी कॉस्ट है रुपीज 80 लाख, और इस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट, आपको इस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है 14 फेब 2021 को, और फर्स्ट ऑक्यूपेशन हुआ है 20 फेब 2021 को। ये आपको एक छोटा सा डेटा दिया है। अब अलग अलग सिचुएशन में आपको मुझे ये बताना है कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इज इट अ सप्लाई और नॉट। तो पहली सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन 1 और एग्जांपल 1 विच इज बेस्ड ऑन अबाउट डेटा। सारे एग्जांपल्स ऊपर वाले डेटा के ऊपर ही बेस्ड रहेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सेल्स प्राइस रुपीज 80 लाख received on let us say 1st April 2021। ठीक है, सेल्स प्राइस रुपीज 80 लाख रिसीव्ड ऑन 1st April 2021। ये एक पहला डेटा दे दिया आपने। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में हम क्या कहेंगे, बुकिंग एडवांस रुपीज 80 लाख ऑन रिसीव्ड ऑन, हमें बुकिंग एडवांस मिल गया लेट अस से 1st जनवरी 2021 को। ठीक है, देन वी हैव एग्जाम्पल 3। ठीक है, दो एग्जाम्पल्स हो गए, अभी हम ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जहां पर कहा सेल्स प्राइस रुपीज 80 lakhs on let us say 19th Feb 2021 तो आपको मिल गया। ठीक है, पहले हम ये 3 एग्जांपल्स को डील करेंगे, फिर हम 4th एग्जांपल भी लेने की कोशिश करेंगे अगर नीड है तो आपको पूछा है कि एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 में ये सप्लाई है या नहीं है, आपको इसका जवाब देना है। तो एक बार फिर से वो प्रोविजंस को रीड कर लेते हैं। 5B क्या कहा, तो प्राइमा फेस हमने क्या कहा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा विल बी हेल्ड एज अ सप्लाई। लेकिन जहां पे पूरा कंसिडरेशन, एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, इट विल नॉट बी हेल्ड एज अ सप्लाई। ठीक है, तो क्या मतलब होता है इसको, हम हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई इट, हम इसे अप्लाई कैसे करने वाले, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हम क्या कहेंगे, सो व्हाट वी विल से हियर, इफ, अगर इफ entire consideration of rupees 80 lakhs is received
after earlier of what? Completion certificate और first occupation. तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ CC, तो ये कब हुआ है? 14th Feb 2021 और फर्स्ट ऑक्यूपेशन कब हुआ है? 20th Feb 2021. तो काम की डेट कौन सी है मेरे पास में? 14 Feb और 20 Feb में अर्लियर क्या है? 14th Feb. If entire consideration is received after completion certificate or first occupation, whichever is earlier, then it is not a supply. अगर ऐसा होता है तो हम उसे सप्लाई मानते नहीं है, then it is not regarded as a supply. बराबर है? मतलब जब भी ऐसे कोई ट्रांजैक्शन आएगा तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विचएवर इज अर्लियर में से जो अर्लियर डेट है उसको फ्रीज करना, जो हमारे केस में क्या है? 14th Feb 2021 है. अगर इस डेट के बाद में अगर आपको पूरा कंसिडरेशन मिला है तो वो सप्लाई नहीं है, हम ऐसा मान के चल सकते हैं. अब हमारे केस में देखिए, सेल्स प्राइस रुपीज 80 lakhs received on 1st April 2021. 80 लाख की सेल्स प्राइस जो हमको रिसीव कब हुई है? 1st April 2021 को. 1 अप्रैल 2021 को हमको पूरी की पूरी सेल्स प्राइस रिसीव हुई है. ठीक है. सो एग्जाम्पल 1 में हमने क्या कहा कि आपको एंटायर सेल्स प्राइस कब मिली है? 1st April 2021 में. तो क्वेश्चन ये पूछना है आपको कि क्या मुझे एंटायर सेल्स प्राइस इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर. तो 14 Feb वाज द डेट और मुझे कब मिला है? 1st April 2021 को मिला है. तो हम क्या कहेंगे? दैट इस पर्टिकुलर केस में इट इज नॉट अ सप्लाई. ये सप्लाई नहीं है. सर क्यों नहीं है सप्लाई? क्योंकि एंटायर प्राइस इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर. दूसरे एग्जांपल में हमें बुकिंग एडवांस मिला है 80 lakhs का ऑन 1st January 2021. अब व्हिचएवर इज अर्लियर क्या है? 14 Feb है. राइट. इसके बाद अगर मिलेगा तो सप्लाई नहीं है, इसके पहले अगर मिलेगा तो वो सप्लाई है. सो देयरफॉर इस केस में इट इज अ सप्लाई एंड इट कैन बी हेल्ड लायबल फॉर जीएसटी. एग्जाम्पल थर्ड में 14 Feb और जो हमारी व्हिचएवर इज अर्लियर डेट थी, इसके बाद अगर पैसा मिला तो सप्लाई नहीं रहेगा और हमें पैसा मिला है 19th Feb को, देयरफॉर अगेन इट इज नॉट अ सप्लाई. इसीलिए मैं उसको सप्लाई मानने वाला नहीं हूं. इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ सप्लाई. Having said this, let us now try to look into the example 4 as well. हम example 4 में भी एक बार इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं. What will happen if it is said that कि booking advance rupees, let us say 20 lakhs on 1st January 2021 and balance rupees 60 lakhs on 1st March 2021. अब इस केस में क्या ये ट्रांजैक्शन सप्लाई होगा क्या? ये सप्लाई कब नहीं होगा? जब एंटायर कंसिडरेशन, पूरा का पूरा पैसा इज रिसीव्ड आफ्टर 14th Feb 2021. अगर 1% भी, अगर थोड़ा भी पैसा इस पर्टिकुलर डेट के पहले मिलेगा तो उस ट्रांजैक्शन को मैं सप्लाई मानूंगा. इफ सम अमाउंट इज रिसीव्ड प्रायर टू 14th Feb 2021 तो मैं उसको सप्लाई मान लूंगा. इफ some amount is received prior to completion certificate or first occupation as well, then also it will be regarded as a supply. अब हमारे केस में 14 Feb के बाद अगर पूरा पैसा मिलता है तो उसको सप्लाई हम नहीं मानेंगे. यहाँ पे क्या कहा है? 20 lakhs received on 1st January, मतलब थोड़ा पैसा पहले मिला है. Therefore this particular transaction will be regarded as supply.
Therefore, this particular transaction will be regarded as supply and it can be held liable for GST. बिकॉज थोड़ा पैसा आपको पहले मिला, अगर पूरा पैसा बाद में मिलता तो वो सप्लाई नहीं होता, थोड़ा भी पहले मिला तो वो ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई मानेंगे और उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। एक बार फिर से, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, प्राइमा फेसी आप इसे सप्लाई मानोगे, प्राइमा फेसी आप इसे सप्लाई मानोगे। लेकिन अगर पूरा का पूरा पैसा, इफ एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर, देन दैट ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ सप्लाई। मतलब सबसे पहले आप क्या देखोगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर जो डेट है, सबसे पहले आप उसको फ्रीज करोगे। अगर इस डेट के बाद अगर आपको पूरा पैसा मिला तो सप्लाई नहीं है, अदरवाइज तो सप्लाई है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, प्राइमा फेसी इट इज अ सप्लाई except where entire consideration is received after issuance of completion certificate or first occupation whichever is earlier, it is not a supply। ठीक है। देन टेम्पररी ट्रांसफर, तो परमानेंट ट्रांसफर तो शेड्यूल 1 में कवर्ड है और यहाँ पे टेम्पररी ट्रांसफर है, मतलब टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। आईपीआर जो होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज जो होती है, उसको मैंने आपको टेम्पररी यूसेज के लिए दिया, ओनरशिप तो आपको नहीं दिया, आप यूज करके मुझे उसे रिटर्न कर दोगे, आप यूज करके मुझे उसे वापस कर दोगे। तो टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रहेगा, तो टेम्पररी ट्रांसफर तो क्या रहेगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज रहेगा। डेवलपमेंट और डिजाइनिंग और प्रोग्रामिंग और अपग्रेडेशन और एनहांसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, आईटी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी रहेगी, आप उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे। Agreeing to obligation to refrain from an act or to tolerate an act or situation or to do an act, इसे आप हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे। अग्री और टू टॉलरेट एन एक्ट, इसका मतलब क्या है, और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट, नॉट टू डू समथिंग, या फिर नॉन कम्पीट फीस, इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। जैसे कि मान लेते हैं रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट का अगर आपको मीनिंग समझना है, या नॉट टू डू समथिंग, या फिर नॉन कम्पीट फीस का अगर आपको मीनिंग समझना है, तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। So non-compete fees, non-compete fees और refrain from an act और not to do something, अगर हमें इसे समझना है तो इसमें कैसे होगा, मान लेते हैं कि there are two firms, one is D Limited and another one is P Limited, और ये डी लिमिटेड एंड पी लिमिटेड दोनों भी फूड के बिजनेस में है या फूड एक्टिविटी में है, इनके रेस्टोरेंट्स की चेन है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मान लेते एक अग्रीमेंट हुआ कि ठाणे एरिया में ओनली डी लिमिटेड विल वर्क, मतलब ठाणे एरिया में सिर्फ और सिर्फ डी लिमिटेड काम करेगा, पी लिमिटेड काम नहीं करेगा। लेकिन क्या लगता है, ये जो पी लिमिटेड है ये इजीली अग्री कर जाएगा इस पर्टिकुलर चीज पे? आंसर इज नो। ऐसा अग्री करने के लिए, टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्ट, डी लिमिटेड विल हैव टू पे सम कंसिडरेशन और सम मनी टू पी लिमिटेड। डी लिमिटेड को कुछ कंसिडरेशन या कुछ मनी पी लिमिटेड को पे करना पड़ेगा। ये जो मनी और कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, इट इज फॉर रिफ्रेन फ्रॉम नॉट ओपनिंग एन आउटलेट एट ठाणे। तो ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, इसे हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो नॉन कम्पीट फीस और नॉट टू डू समथिंग और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, इस तरीके के ट्रांजैक्शंस को आप क्या मानोगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानोगे। दिस ट्रांजैक्शंस आर नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ठीक है। दूसरा, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स which is as good as renting, again it is supply of services। then वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, अभी सिर्फ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ लो या वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ये वर्ड समझ लो। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच इज रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज, बस इतना आपको समझना है एट दिस लेवल। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज, बस आपको अभी इतना ही समझना है, इसके आगे और कुछ समझना नहीं है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में। इमूवेबल प्रॉपर्टीज का रिपेयरिंग, कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा उसको हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है। सो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और supply by way of or as a part of any service or in any other manner whatsoever of goods being food, यानी होटल में जो आप खाना खा रहे हो।
ठीक है ना, तो इसे हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट विच इज रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ फूड इन अ रेस्टोरेंट, इट इज अगेन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देन सेवंथ में आया है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस टू इट्स मेंबर फॉर कैश एक्सेट्रा, इट इज अगेन सप्लाई ऑफ गुड्स। जैसे कि मान लेते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ठीक है। इसने क्या कहा, अपने मेंबर्स को कहा कि आपको जो डेली यूसेज के गुड्स लगेंगे वो मैं आपको कंसेशनल रेट पर दूंगा, मतलब मार्केट में अगर उसका रेट 100 है तो मैं आपको 90 रुपीज में दे दूंगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं बल्क में परचेस करूंगा सबके लिए तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है या कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है या ट्रस्ट है या वॉट एवर यू कॉल इट, ये अपने मेंबर्स को क्या सप्लाई कर रहा है, गुड्स सप्लाई कर रहा है, एज गुड एज सेल कर रहा है, सिर्फ कंसेशनल रेट पर बेच रहा है, राइट। तो सप्लाई ऑफ गुड्स, तो गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो इसको डेफिनेटली हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस टू इट्स मेंबर्स फॉर अ कैश इज नोन एज अगेन सप्लाई ऑफ गुड्स। कोई अगर अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी और कोई एसोसिएशन अगर अपने मेंबर्स को कुछ गुड्स देता है, कुछ मटेरियल देता है या कुछ और देता है तो उससे हम सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे। तो यहाँ पर आपका शेड्यूल 2 भी खत्म हो जाता है। तो शेड्यूल 2 में हमने क्या क्या देखा, ट्रांसफर, जहां पर भी टाइटल इन दी गुड्स ट्रांसफर होगा उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। जहां पर राइट इन दी गुड्स ट्रांसफर होगा विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, ठीक है। जहां पर टाइटल ट्रांसफर हो रहा है और साथ में ये बोला जा रहा है कि भाई ओनरशिप वगैरह आपको फ्यूचर डेट पे मिलेंगे तो भी वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग बीइंग इमूवेबल थिंग, इससे रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ट्रीटमेंट और प्रोसेस यानी कि जॉब वर्क, इसको भी हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, अगर कोई बिजनेस का असेट परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। कोई बिजनेस का असेट प्राइवेट पर्पस के लिए पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, टाइटल तो अभी भी बिजनेस के नाम पर ही है। बिजनेस बंद कर रहे हैं उस समय कोई गुड्स बचे हुए जो कहीं सेल कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। लेकिन जब बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर एक्सेट्रा या एक्विजिशन एक्सेट्रा, उसे हम सप्लाई मानते नहीं है। जब बिजनेस कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैरी ऑन कर रहा है यानी कि सक्सेशन एक्सेट्रा हो रहा है उसे भी हम सप्लाई मानते नहीं है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज अगेन। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी प्राइमा फेसी, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, लेकिन एक्सेप्ट वेयर एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच इज अर्लियर, तो उसे हम सप्लाई मानते नहीं है। टेम्पररी ट्रांसफर कर रहे हैं सप्लाई ऑफ सर्विस है, टेम्पररी ट्रांसफर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड सारी एक्टिविटी, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी एक्टिविटी, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। agreeing to refrain from an act or not to do something, supply of services. Transfer of right to use good, मतलब renting, supply of services. Works contract which is relating to immovable property, supply of services. होटल और रेस्टोरेंट में आप जो खाना कर रहे हो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। और कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी अगर अपने मेंबर को कोई गुड्स सप्लाई कर रही है तो उसे भी हम सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे। तो ये लिस्ट को एक दो बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में याद हो जाएगा, बिकॉज कॉमन सेंस में हम भी उसी को वही ट्रीटमेंट देते हैं जो यहाँ पर लिखी गई है। कुछ जो की पॉइंटर्स या की एरियाज थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस भी किए, उसकी नोट भी बना ली। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं शेड्यूल 3 की तरफ। तो शेड्यूल 3 क्या कहती है, शेड्यूल 3 इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव लिस्ट अंडर शेड्यूल, अंडर जीएसटी। Some transactions or activities are treated as neither supply of goods nor supply of services. मतलब अगर आप शेड्यूल 3 में आ गए तो उन ट्रांजैक्शंस को, शेड्यूल 3 के जो ट्रांजैक्शंस है उनको हम सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानते, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं मानते। देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चार्जिंग जीएसटी ऑन इट। वी डू नॉट कॉल देम, वी कॉल देम नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चार्जिंग जीएसटी ऑन इट। इसमें क्या क्या चीजें आई है, पहले सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आपको सैलरी मिल रही है, जिस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए आपको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, तो उसको हम शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट में रखते हैं एंड thus there is no question of GST. Then services by any kind of court or tribunal established under any law, कोई भी कोर्ट और ट्राइब्यूनल की अगर आपको सर्विसेज मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उसके ऊपर भी सप्लाई जीएसटी नहीं है, उसको भी हम सप्लाई नहीं मानते हैं। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पंचायत, कोई एमपी और एमएलए आपके लिए कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, नो सप्लाई। अगर
कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अगर आपकी पोस्ट है, उसके परस्यूएंस में अगर आप कोई ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हो, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राइट, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इनको वो जो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर कुछ एक्टिविटी है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं है, उसको भी हम सप्लाई मानने वाले नहीं है। और इसी के तहत अगर कोई चेयरपर्सन वगैरह अगर है तो उसको भी हम सप्लाई मानते नहीं है। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड, उसको भी हम निगेटिव लिस्ट में रखते हैं, उसको भी हम सप्लाई मानते नहीं है। जैसे अगर कोई मर गया तो उसका फ्यूनरल करेंगे, बरियल करेंगे, क्रेमेटोरियम करेंगे या उसका मम्मी बनाएंगे, वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू, वो जो डेड बॉडी है उसका ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, तो इस एक्टिविटी को हम नेगेटिव लिस्ट में रखते हैं, उसको हम सप्लाई मानते नहीं है। सेल ऑफ लैंड नॉट अ सप्लाई एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल टू सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का प्योर सेल नॉट अ सप्लाई, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसका पैसा पहले मिल रहा है, ओसी और सीसी को जो लिंक करते हैं हम, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, अगर वैसा अगर कुछ देख रहे हैं तो पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 के साथ में अगर रीड करते हैं तो प्योर सेल ऑफ बिल्डिंग जब पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर सेल कर रहे हैं तो उसे हम सप्लाई नहीं मानते। सेल ऑफ लैंड तो एनीवे सप्लाई नहीं है। एक्शनेबल क्लेम्स आर नॉट अ सप्लाई अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग को हम सप्लाई मान सकते हैं, उसके ऊपर हम जीएसटी की बात कर सकते हैं। सो लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग कैन बी हेल्ड एज अ सप्लाई एंड देयर कैन बी जीएसटी ऑन इट। ठीक है। दूसरा, आउट एंड आउट सप्लाईज दैट इज मर्चेंट ट्रेडिंग, आउट एंड आउट सप्लाईज दैट इज मर्चेंट ट्रेडिंग, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है? जैसे लेट अस से, उसके पहले हम 8 वाला भी पढ़ लेते ताकि आपको 7 और 8 साथ में हम एक्सप्लेन कर देवे। सप्लाई ऑफ वेयरहाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, और सप्लाई ऑफ गुड्स बाय कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ये क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले हम मर्चेंट ट्रेडिंग समझते हैं, आउट एंड आउट सप्लाई समझते हैं। वन बाय वन हम तीनों को अंडरस्टैंड करेंगे। लेट अस से मान लेते हैं कि यू आर अ पर्सन और आप यू आर सिचुएटेड इन यूएसए, मतलब आप यहां से यूएसए में गए, ठीक है, और आपने यूएसए में कुछ परचेसेस किए, ठीक है, आपने यूएसए में कुछ परचेस किया एंड देन यू सोल्ड these purchases whatever you have made to a guy outside India, मतलब a person who is outside India selling goods at a place outside India to a place outside India, मतलब आप इंडिया के बाहर गए या इंडिया के बाहर हो, आपने इंडिया के बाहर कुछ परचेस किया और उसको सेल किया इंडिया के बाहर ही, राइट, मतलब आप यहाँ से यूएसए में गए, आपने वहां पे कुछ परचेस किया, इसको सेल किया, वो भी यूएसए में ही किया या एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया में किया, तो इसके ऊपर नो सप्लाई मानकर जीएसटी का सवाल आता नहीं है, इट इज नॉट अ सप्लाई। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे यूके है, यूनाइटेड किंगडम, और बीच में ये बहुत सारा समुद्र है, ठीक है। कस्टम लॉ में हम पढ़ेंगे कि देयर इज वन कस्टम बैरियर और डेफिनेशन ऑफ इंडिया। लेट अस से जब तक कि आप इस लाइन को क्रॉस नहीं करते हो तब तक कि आप इंडिया में हो ऐसा माना नहीं जाएगा। और एक कोई शिप है, इसमें कोई गुड्स है, तो इसमें के गुड्स ए ने बी को सेल कर दी, जिसको हम कहते हैं हाई सी सेल, जिसको हम क्या कहते हैं? हाई सी सेल और सेल इन इंटरनेशनल वाटर्स। तो ये यहां पे सेल हो गया, मतलब यूके से कोई शिप निकली, बिफोर इट रीच टू इंडिया और बिफोर इट अराइव्स इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में तभी आएंगे जब आप ये बॉर्डर को क्रॉस करोगे, ये वाले लाइन को, उसके पहले इंटरनेशनल वाटर में ही ये इसके अंदर के जो गुड्स है ए ने बी को सेल कर दिए, जो भी उसकी रिसिप्ट होगी, डॉक्यूमेंट होगा, डॉक्यूमेंट्री जो भी टाइटल होगा वो बी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तो इट इज नॉट अ सप्लाई।
इट इज नॉट अ सप्लाई। ठीक है, मतलब सेल और परचेस इन हाई सी विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई बिकॉज इट इज कवर्ड इन द शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, एट द सेम टाइम इन ऑर्डर टू प्रमोट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए ये जो कस्टम एरिया होता है, यानी कोई भी चीज अगर इंडिया में आएगी तो वो कस्टम डिपार्टमेंट से थ्रू क्लियर होके आएगी। यहां पर गवर्नमेंट ने कुछ वेयर हाउसेस बनाए हैं जहां पर ऐसी फैसिलिटीज है कि अगर आप मान लेते हो कोई रॉ मटेरियल इस वेयर हाउसेस में ला रहे हो, आप इसे यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो और प्रोसेस करके आप वापस से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। मतलब आपने इंडिया के बाहर से कोई रॉ मटेरियल इंडिया में लाया, वेयर हाउस में रखा, प्रोसेस किया और उसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है, वेयर हाउस में आना, प्रोसेस करना और एक्सपोर्ट करना, इसे भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, मर्चेंट ट्रेडिंग इज नॉट अ सप्लाई। सप्लाई ऑफ वेयरहाउस्ड गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, होम कंजम्पशन के लिए मतलब अगर ये वेयरहाउस में अगर गुड्स को रखा और इसको अगर मैंने मेरे इंडिया में लेकर आया, अगर इफ आई गेट देम इनटू इंडिया, तो उसे मानेंगे दैट इट इज क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन। और अगर ऐसा ट्रांजैक्शन होगा तो फिर उसको नेगेटिव लिस्ट में हम कवर नहीं कर सकते। लेकिन इंडिया के बाहर से उस वेयरहाउस में है और वहीं से डायरेक्टली हमने सेल कर दिया, तो उसे भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ऐसे किसी सिचुएशन को या ऐसे ट्रांजैक्शन को भी हम सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी कुछ एक्टिविटीज को नोटिफाई कर सकती है दैट दिस आर नॉट सप्लाई, तो गवर्नमेंट जब नोटिफाई करेगी या जितने भी नोटिफाई करते हैं उनको हम देख सकते हैं। उसमें एक है इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंसेस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस। जैसे मान लेते हैं, लेट अस टेक एग्जांपल, मान लेते हैं हमारा कार का डीलरशिप है। सो वी हैव कार डीलरशिप। हमारा मुंबई में एक शोरूम है और कोलकाता में एक और शोरूम है। ठीक है, कुछ कार मुंबई में पड़ी हुई है, मतलब इंपोर्ट हुई मान लेते हैं मुंबई के पोर्ट के ऊपर, और यहां से मैंने कोलकाता में ट्रांसफर कर दिया। तो ये दोनों तो डिस्टिंक्ट पर्सन है, बराबर है, बिकॉज इन दोनों का रजिस्ट्रेशन तो एक ही रहेगा, सेम कंपनी की दो ब्रांचेस है। तो ये जो मुंबई में इंपोर्ट हुई हुई कार मुंबई के पोर्ट पर आई और यहाँ से जो मैंने कोलकाता भेजी, इसे हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंसेस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, इट विल नॉट बी हेल्ड एज अ सप्लाई। सिमिलरली इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स एंड ऑल गुड्स ऑन अ व्हील लाइक अ क्रेन, इसको भी हम सप्लाई मानेंगे नहीं। जैसे कि अगर मान लेते कोई क्रेन है जो मान लेते हैं मुंबई से निकली और कोलकाता जाने वाली है, तो इसमें कई बार जो रिपेयर वगैरह लगता है क्रेन को, वो क्रेन के साथ ही जाता है, तो उसे भी हम सप्लाई मानते नहीं है। तो यहाँ पे शेड्यूल 3 भी खत्म होता है और उसके आगे फिर शुरू होता है कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाईज। लेकिन कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाईज पढ़ने से पहले लेट अस ट्राई टू रीड और री अंडरस्टैंड द टर्म और कंसेप्ट ऑफ सप्लाई वंस अगेन। सप्लाई को एक बार फिर से रीड करने की कोशिश करते हैं या फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं जितना हमने अभी तक पढ़ा है उस पार्ट को। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर दूं कि जब तक के पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक के आपको पेशेंस रख के शांति से सारी बातें समझनी है और सुननी है। और जो भी मैं एक्सप्लेनेशंस दे रहा हूँ या रिपीटेटिव वे में जो भी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको उनके ऊपर भी ध्यान से सुनना है और समझना है। तो एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, आपको ध्यान से सुनना है जो भी अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। पहला, कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर मुझे सप्लाई मानना है, कोई भी ट्रांजैक्शन को अगर मुझे सप्लाई मानना है, तो इट शुड बी बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन एंड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो किसी भी ट्रांजैक्शन को मैं सप्लाई मान सकता हूं। ये जो ट्रांजैक्शन है ये टैक्सेबल पर्सन ने करना चाहिए, इन टू द टैक्सेबल टेरिटरी करना चाहिए। सो बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये नॉर्मल रूल है।
बट इस नॉर्मल रूल को कुछ एक्सेप्शंस है। पहला एक्सेप्शन है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, import of services for a consideration. If it is in the course or furtherance of business तो भी वो सप्लाई है, if it is not in the course or furtherance of business तो भी वो सप्लाई है। मीन्स इंडिया के बाहर से अगर इंडिया में मैं कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा हूँ, इफ इट इज फॉर अ कंसिडरेशन एंड फॉर अ बिजनेस तो भी वो सप्लाई है, नॉट फॉर अ बिजनेस तो भी वो सप्लाई है। शेड्यूल वन में ऐसे एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस दी गई है जो इवन दो विदाउट कंसिडरेशन आप करोगे बट फिर भी उसे हम सप्लाई मानेंगे, प्रोवाइडेड वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। मतलब शेड्यूल वन में ऐसी एक्टिविटीज या ट्रांजैक्शंस की लिस्ट दी है जिसे हम सप्लाई मानते हैं, दैट इज सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन प्रोवाइडेड दैट इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन गिवन इन द शेड्यूल वन प्रोवाइडेड दैट इट इज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। उसमें क्या क्या एक्टिविटी है? पहला, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट। सो अगर कोई बिजनेस असेट है उसका मैं परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल कर रहा हूं, दैट इज टू विदाउट कंसिडरेशन, तो भी उसको मैं सप्लाई मान सकता हूं प्रोवाइडेड दैट ये बिजनेस असेट पे मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया होना चाहिए। सो परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट विदाउट कंसिडरेशन, इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज अवेल्ड ऑन दैट बिजनेस असेट तो फिर हम उसको सप्लाई मानेंगे बिकॉज इट इज कवर्ड इन द शेड्यूल वन। दूसरा, transactions between distinct persons or related parties in the course or furtherance of business will be held as a supply। और ये जो डिस्टिंक्ट पर्सन्स और रिलेटेड पार्टीज के बीच की जो ट्रांजैक्शंस है इसमें मेजरली दो चीजें कवर होती है, स्टॉक ट्रांसफर एंड ब्रांच ट्रांसफर। दूसरा, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच का ट्रांजैक्शन नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के कोर्स में जो चीजें है वो शेड्यूल 3 में दी गई है, विच इज नॉट अ सप्लाई। लेकिन अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट्स देता है तो ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर गिफ्ट्स नॉट एक्सीडिंग ₹50,000 विल नॉट बी हेल्ड एज अ सप्लाई। तीसरा, ट्रांजैक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट और वाइस वर्सा। एक प्रिंसिपल अपने एजेंट को अगर कोई गुड्स भेज रहा है विदाउट कंसिडरेशन तो वो सप्लाई है, एक एजेंट अगर अपने प्रिंसिपल को कोई गुड्स भेज रहा है विदाउट कंसिडरेशन तो भी वो सप्लाई है। चौथा, import of services without consideration provided it is in the course or furtherance of business। तो अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया में, इंडिया के बाहर से, दैट इज टू विदाउट कंसिडरेशन, देन इफ इट इज फॉर बिजनेस इट इज अ सप्लाई, इफ इट इज नॉट फॉर बिजनेस इट इज नॉट अ सप्लाई। ये 4 ट्रांजैक्शंस दिए गए हैं शेड्यूल 1 में। सो साथ में हमने ये भी देखा कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में सर फिर अब अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। अगर मैं इंडिया के बाहर से इंडिया में कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा हूं, इफ देयर इज अ कंसिडरेशन, देयर इज अ कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, कंसिडरेशन है, बिजनेस के लिए है तो भी वो सप्लाई है, बिजनेस के लिए नहीं है तो भी वो सप्लाई है। देयर इज नो कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कुछ नहीं है, ठेंगा ठेंगा ठेंगा, जीरो कंसिडरेशन, बिजनेस के लिए है तो वो सप्लाई है, बिजनेस के लिए नहीं है तो वो सप्लाई नहीं है, इट इज नॉट अ सप्लाई इफ इट इज नॉट फॉर द बिजनेस। ओके, देन हमने शेड्यूल 2 पढ़ा। शेड्यूल 2 में हमने देखा कि ऐसी जो डिबेटेबल टॉपिक्स या डिबेटेबल एरियाज है जहां पर आप ये डिबेट कर सकते हो सर कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, इसमें आप झगड़ा कर सकते हो, तो उसको हमने शेड्यूल 2 में बाइफरकेशन की लिस्ट दे दिया, बोल दिया अगर किसी ट्रांजैक्शन को मैंने सप्लाई ऑफ गुड्स बोला तो आपको गुड्स ही मानना है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोला तो आपको सर्विसेज ही मानना है। इसमें क्या क्या ट्रांजैक्शंस है शेड्यूल 2 के अंदर में, अगर एक बार क्विकली हमको देखना है तो शेड्यूल 2 के अंदर में देयर आर फ्यू ट्रांजैक्शंस, जैसे जिसमें सबसे पहला है ट्रांसफर। सबसे पहला क्या है? ट्रांसफर। सो इफ देयर इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स, अगर गुड्स में टाइटल और ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो रही है तो उसे हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। ये टाइटल और ओनरशिप हो सकता है इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाए नॉर्मल परचेस सेल के ट्रांजैक्शन जैसे, या फिर ये टाइटल और ओनरशिप ट्रांसफर हो गए ऑन अ फ्यूचर डेट तो भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, इट इज ऑलवेज नोन एज सप्लाई ऑफ गुड्स। दूसरा अगर टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, सिर्फ राइट टू यूज ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ राइट टू यूज ट्रांसफर हो रहा है, मतलब रेंटिंग हो रहा है, तो इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो व्हेनेवर देयर इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल
or ownership in the goods, it is supply of goods. Whenever there is transfer only right to use goods, it is supply of services. ठीक है. देन हमने पढ़ा लैंड एंड बिल्डिंग. तो लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज को हम हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानेंगे, बिकॉज लैंड एंड बिल्डिंग बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टीज, तो गुड्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुड्स के डेफिनेशन में हमने पढ़ा था एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्टिविटीज अगर हुई तो सर्विस होगी, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा. देन हमने पढ़ा ट्रीटमेंट और प्रोसेस. तो ट्रीटमेंट और प्रोसेस को हमने कहा इट इज अ काइंड ऑफ जॉब वर्क. जैसे कि मान लेते हैं कि आपने अपने कपड़े किसी को स्टिच करने के लिए दिए, तो टेलर आपको स्टिच करके कपड़े वापस करेगा, तो टेलर आपके लिए जॉब वर्क कर रहा है, सर्विस दे रहा है. हाउस होल्ड लेडीज जो पापड़ और रोटियां को बनाकर सप्लाई कर देती है आगे कंपनीज को, या कई जगह पर जो बड़ी बड़ी फुटवेयर कंपनीज होती है वो फुटवेयर में जो लेस लगाना है या छोटा मोटा काम करना है वो आउटसोर्स करती है. तो वो लोग जो काम कर रहे हैं रीबॉक या किसी और फुटवेयर कंपनी के लिए, दे आर डूइंग अ जॉब वर्क. किसी और के प्रोडक्ट पे हम काम कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट उसको वापस रिटर्न कर रहे हैं. तो इट इज नोन एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. उसे हम क्या मानेंगे? सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे. ठीक है. देन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट. यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? अगर मैं मेरे बिजनेस का कोई असेट किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूँ टाइटल और ओनरशिप के साथ, तो इसे हम मानेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स. अगर बिजनेस का सेट जो बिजनेस का मालिकाना हक वाला है उसको अगर मैं प्राइवेट और पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूं, तो उसे हम मानेंगे सप्लाई ऑफ सर्विसेज. सो असेट ऑफ द बिजनेस यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. असेट ऑफ द बिजनेस ट्रांसफर टू समवन एल्स, सप्लाई ऑफ गुड्स. अगर मैं अपने बिजनेस को बंद कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ या शट डाउन कर रहा हूँ अपने बिजनेस को, तो बिजनेस को क्लोजर करने के लिए वाइंड अप करते समय या डिसोल्यूशन करते समय जो भी गुड्स बचे हुए रहेंगे, ये अज्यूम किया जाएगा दैट इट इज सप्लाइड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे. तो बिजनेस को बंद करते समय अगर कोई गुड्स मैंने सेल किया तो भी सप्लाई ऑफ गुड्स, पार्टनर ने कोई गुड्स लेकर गया तो भी सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोप्राइटर ने कोई गुड्स अपने घर पर लेकर गया तो भी सप्लाई ऑफ गुड्स. लेकिन ये जो बिजनेस बंद करते समय जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें के दो ट्रांजैक्शंस को हम सप्लाई मानते नहीं है. देयर आर टू एक्सेप्शंस टू दिस जनरल रूल. वन इज व्हेन द बिजनेस असेट्स आर ट्रांसफर्ड इन द नेचर ऑफ गोइंग कंसर्न, जैसे कि मर्जर, एक्विजिशन, अमलगमेशन, डीमर्जर, स्लम्प सेल एक्सेट्रा. दूसरा जब बिजनेस आपका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैरी ऑन कर रहा है, सक्सेशन हो गया, एग्जांपल के लिए डेथ हो गई तो किसी ना के फादर का जो बिजनेस है वो डॉटर और सन के नाम पर जाएगा, उसे हम सप्लाई मानने वाले नहीं है. तो ये जो दो एक्सेप्शन है आपको ये भी ध्यान रखने हैं. ठीक है. फिर हमने पैराग्राफ 5 में पढ़ा रेंटिंग. तो एक तो रेंटिंग है तो सर्विस ही होगा, उसके आगे वर्ड यूज किया गया है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो भी वो क्या होगा? सर्विस ही होगा. 5B में हमने देखा कि किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, तो प्राइमा फेसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को प्राइमा फेसी में सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानूंगा. लेकिन व्हेन एंटायर कंसिडरेशन, पूरा का पूरा कंसिडरेशन आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर अगर मिला है, तो उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस मानते नहीं है. गुड्स तो वैसे भी नहीं है. मतलब जब कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होगी तो सबसे पहले आप दो डेट्स को देखोगे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब मिला और फर्स्ट ऑक्यूपेशन कब हुआ. ये जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन है, इन दोनों में से व्हिचएवर इज अर्लियर जो डेट है आप पहले उसको फ्रीज कर दोगे. सो कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड फर्स्ट ऑक्यूपेशन, इन दोनों में से जो अर्लियर डेट है मैंने उसको फ्रीज कर दिया. अगर पूरा का पूरा पैसा एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर दिस पर्टिकुलर डेट, देन दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट अ सप्लाई, अदरवाइज इट इज अ सप्लाई. ठीक है. सो 5B के बाद में सी में हमने पढ़ा अगर मैं किसी को टेम्पररी ट्रांसफर कर रहा हूँ या परमिट कर रहा हूँ किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का यूसेज करने के लिए, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. देन मैं अग्री कर रहा हूँ टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग और नॉट टू डू समथिंग और नॉन कम्पीट फीस, अगेन इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. देन ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज गुड्स, गुड्स को यूज करने का मैं राइट दे रहा हूँ किसी को, तो इट इज एज गुड एज रेंटिंग, इट इज अगेन सप्लाई ऑफ सर्विसेज. देन कोई भी तरीके का अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है विच इज रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. आप होटल में जाके जो खाना वाना खा रहे हो, जो फूड मिल रहा है आपको, इट इज अगेन सप्लाई ऑफ सर्विसेज.
और अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन अपने मेंबर्स को कोई गुड्स सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो हम सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे। तो यहाँ पे शेड्यूल 2 खत्म हुआ। फिर आया शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में हमने कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस और ऐसे एक्टिविटीज पढ़ी है जिनको हमने माना है कि दैट दोज आर कवर्ड इन द नेगेटिव लिस्ट। मींस इसको हम ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, ना ही हम उनको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। सो शेड्यूल 3 के एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस आर ट्रीटेड एज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उनको हम ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं, ना ही हम उनको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानते हैं। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस है? सबसे पहला, एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के लिए जो भी काम करता है इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट इज कवर्ड इन द शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट, इट इज नॉट अ सप्लाई, जिसके लिए आपको सैलरी मिल रही है। देन कोई कोर्ट और ट्राइब्यूनल की अगर कोई फीस है, चाहे वो कंज्यूमर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, या कोई भी ट्राइब्यूनल हो, चाहे वो इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल हो या किसी और लॉ का ट्राइब्यूनल हो, उसको नेगेटिव लिस्ट में कवर किया गया है। कोई एमपी और एमएलए आपके लिए कोई काम कर रहा है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के तहत आप कुछ काम कर रहे हो, या एज अ चेयरपर्सन काम कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के तहत या किसी और तरीके से, नॉट अ सप्लाई, नेगेटिव लिस्ट। फ्यूनरल, बरियल, क्रेमेटोरियम और मॉर्चुरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, नॉट अ सप्लाई ऑफ, नॉट अ सप्लाई, कोई भी सप्लाई नहीं है। सेल ऑफ लैंड, नेगेटिव लिस्ट। पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 को ध्यान में रखते हुए प्योर सेल ऑफ बिल्डिंग, नेगेटिव लिस्ट। एक्शनेबल क्लेम्स, नेगेटिव लिस्ट। लेकिन लेकिन देयर आर 3 एक्शनेबल क्लेम्स जिसको मैं सप्लाई मान सकता हूं। देयर आर 3 एक्शनेबल क्लेम्स जिसको मैं सप्लाई मान सकता हूं, जो कि क्या है? लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। सो लॉटरी, जो लॉटरी आप लोग लगाते हो, बेटिंग, जो बेटिंग आप लगाते हो, गैम्बलिंग, जो जुआ आप लोग खेलते हो, उसको मैं सप्लाई मानता हूं, उसके ऊपर जीएसटी आ सकता है। सो एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ये भी नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है, आपको ये नाम पता होगा। देन अगर मैं इंडिया के बाहर गया, इंडिया के बाहर ही कुछ परचेस किया और इंडिया के बाहर ही सेल कर दिया, नॉट अ सप्लाई। अगर कोई चीज हाई सी या इंटरनेशनल वाटर्स में बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंट्री ट्रांसफर अगर जा रही है, नॉट अ सप्लाई, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर में गए तो अब हम क्या करें? इंडिया के बाहर से आई हुई चीज इंडिया में आने के पहले ही सेल हो गई, नॉट अ सप्लाई। साथ में अगर कोई जो कस्टम्स वेयर हाउस होते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में आया और कस्टम वेयर हाउस में ही है और यही से डायरेक्ट सेल हो चुका है विदाउट क्लियरिंग देम फॉर होम कंजम्पशन, मतलब इंडिया में क्लियर होने के पहले, अगेन नेगेटिव लिस्ट, नॉट अ सप्लाई। This entire thing is given under section 7, the term supply। ये जो हम सेक्शन 7 पढ़ रहे थे, ये जो आपने देखा मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई बराबर है, देन शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, ये सारी चीजें सेक्शन 7 में दी गई है। सेक्शन 7 में ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया गया है। अब हमें बढ़ना है सेक्शन 8, टैक्सेबिलिटी इन द केस ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाईज। अगर कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाईज होगी तो उसकी टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होगी? Before we understand that, first of all, we need to understand meaning of term composite and mixed supply. Meaning of term composite and mixed supply. ये meaning समझने के लिए let us try to understand some examples. अब मान के चलते, let us assume, ऐसा मान के चलते हैं कि कोई एक गिफ्ट शॉप है और ये गिफ्ट शॉप क्या कर रहा है? आपको कस्टमाइज्ड गिफ्ट बॉक्स बनाकर दे सकता है। तो आपको किसी को गिफ्ट देना है, तो आपने इसमें क्या क्या गिफ्ट दोगे? आप ही तय करो। तो लेट अस से आपने इसमें एक वॉच ऐड किया, आपने इसमें एक परफ्यूम की बॉटल ऐड किया, आपने इसमें एक मोबाइल ऐड किया और साथ में आपने कुछ फ्लावर्स भी ऐड किए इसमें। ठीक है, ऐसा आप एक गिफ्ट बॉक्स बना रहे हो और ये गिफ्ट बॉक्स की जो कॉस्ट है, जो अग्रीगेट कॉस्ट है, लेट अस से इज ₹20 लाख। और आपको ये इंडिविजुअल प्राइजेस पता ही नहीं है कि सर ये वॉच की प्राइस कितनी है, परफ्यूम के बॉटल की प्राइस कितनी है,
मोबाइल की प्राइस कितनी है, फ्लावर्स की प्राइस कितनी है, ये आपको पता ही नहीं है। और मान के चलते हैं जो जीएसटी का जो रेट है, लेटेस्ट से वॉच के ऊपर जीएसटी का रेट है 10%, एक हाइपोथेटिकल रेट ले रहा हूं मैं। परफ्यूम के ऊपर जीएसटी का रेट है 20%, मोबाइल के ऊपर जीएसटी का रेट है 5%, और ये फ्लावर्स कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है, इसके ऊपर रेट है 0%। अब सवाल ये है कि इस पूरे ट्रांजैक्शन के ऊपर जो 20 लाख की प्राइस है, इस पे मैं जीएसटी किस परसेंट से चार्ज करूं? क्या मैं 10% से चार्ज करूं, 20 से चार्ज करूं, 5 से चार्ज करूं, या 0% से चार्ज करूं? दिस इज द क्वेरी। अगर ऐसा होता, इफ अगर क्वेश्चन में इंडिविजुअल प्राइजेस दी गई होती, वॉच की प्राइस दी है, ये परफ्यूम की प्राइस दी है, मोबाइल की प्राइस दी है, फ्लावर की प्राइस दी है, तो इंडिविजुअल जिसकी जितनी प्राइस उसके ऊपर उतना रिस्पेक्टिव परसेंट ऑफ जीएसटी आप चार्ज कर सकते हो। ये ट्रांजैक्शन आप लोगों ने देखा होगा, जब आप डीमार्ट में कुछ परचेस करके आते हो तो वहां पे जिसका जितना रेट और जिसका जितना जीएसटी का रेट अकॉर्डिंगली बाइफर्केशन करके वो जीएसटी चार्ज करते हैं। तो इंडिविजुअल प्राइजेस अगर पता है तो ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। प्रॉब्लम कब आएगी? जब इंडिविजुअल प्राइजेस पता नहीं है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू, व्हेन मोर देन वन गुड्स, जब एक से ज्यादा गुड्स और मोर देन वन सर्विसेज और बोथ, when more than one goods or more than one services or both are supplied together, are supplied together at a single price, so it may be a composite supply or a mixed supply. I repeat, when more than one goods or services or both are supplied together at a single price, when more than one goods or services or both are supplied together at a single price, then it may be a composite supply or a case of mixed supply. ये कंपोजिट सप्लाई भी हो सकता है या फिर मिक्स्ड सप्लाई भी हो सकता है। और अगर कंपोजिट सप्लाई होगा तो जीएसटी रेट लगाने का एक अलग पैरामीटर है, मिक्स्ड सप्लाई होगा तो जीएसटी का रेट लगाने का एक अलग पैरामीटर है। तो कंपोजिट सप्लाई के लिए जीएसटी रेट का एक पैरामीटर अलग है, मिक्स्ड सप्लाई के लिए जीएसटी रेट लगाने का पैरामीटर एक अलग है। इन दोनों पैरामीटर्स को हमको भी समझने की कोशिश करनी है। ओके, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाईज व्हिच इज गिवन इन द सेक्शन 8, और आपको ये सेक्शन नंबर भी याद रखना है। सो क्या कहा हमने? ठीक है, सो व्हाट इज मेन फंडामेंटल हियर? मोर देन वन गुड्स or services or both are supplied together at a single price, तो it may be a composite supply or a mixed supply. तो अब composite supply का मतलब क्या है? Composite supply means supply made by a taxable person to recipient. Composite supply means supply made by a taxable person to recipient and comprises two or more taxable supplies of goods or services or both or any combination thereof, यहाँ तक का तो ठीक है, नॉर्मल वर्ड से विचार, naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business. कंपोजिट सप्लाई का मतलब क्या है? when more than one goods or services or both are supplied together and they are naturally bundled, naturally supplied together, तो मैं उसको मानूंगा कंपोजिट सप्लाई। when they are naturally bundled and naturally supplied together, तो मैं इसको क्या मानूंगा? कंपोजिट सप्लाई। सर ये क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वंस अगेन, एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये हो सकता है। सो मान के चलते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो मान के चलते हैं आप एक टीवी परचेस करने गए, ठीक है? तो आपने एक टीवी परचेस किया और ये टीवी के साथ में आपको वारंटी मिली। फ्री वारंटी जिसको हम कहते हैं, या वॉट एवर वी कॉल इट। प्राइस है टोटल 80,000 रुपीज।
तो टीवी क्या है, गुड्स है, और वारंटी अगर पीरियड में अगर कुछ हो जाएगा तो रिपेयरिंग वगैरह करना पड़ेगा, तो ये क्या है, सर्विस है। तो मोर देन वन गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर सप्लाइड टुगेदर एट अ सिंगल प्राइस, बट टीवी along with warranty, is it naturally bundled? Is it naturally supplied together? Is it supplied together in the ordinary course of business? Answer is yes. बराबर है। मोबाइल आप परचेस करने गए, मोबाइल के साथ में चार्जर मिल गया, हेडफोन्स मिल गए, नेचुरली सप्लाइड टुगेदर, ऑर्डिनरीली सप्लाइड टुगेदर। टीवी के साथ में टीवी का रिमोट मिल गया, नेचुरली सप्लाइड टुगेदर, ऑर्डिनरीली सप्लाइड टुगेदर, तो उसको हम कहेंगे कंपोजिट सप्लाई। सो जब मोर देन वन गुड्स और सर्विसेज और बोथ दे आर नेचुरली बंडल्ड, ऑर्डिनरीली सप्लाइड टुगेदर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस भी, तो उसे हम मानेंगे कंपोजिट सप्लाई। और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कंपोजिट सप्लाई होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर कंपोजिट सप्लाई होगा, तो उसके ऊपर जीएसटी का रेट लगेगा। जो प्रिंसिपल सप्लाई होगा या जो डोमिनेंट सप्लाई होगा, उसके ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो रेट लगेगा। इस केस में वारंटी इज नॉट अ प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई क्या है आपका, टीवी। तो जो प्रिंसिपल सप्लाई रहेगा या जो डोमिनेंट सप्लाई रहेगा, उसके ऊपर जो जीएसटी का रेट लगेगा वो पूरे ट्रांजैक्शन पे लगेगा। मतलब इस केस में पूरे 80,000 रुपीज पर जो टीवी का जीएसटी का रेट रहेगा, मान लेटर से टीवी का रेट है 8% और रिपेयर वारंटी का रेट है 18%, तो पूरे ट्रांजैक्शन पे 8% का जीएसटी लगेगा। ठीक है। सो एक बार फिर से मैं आपको सारी प्रोविजंस रिपीट कर देता हूँ, फिर हम उसको क्विकली एक बार रीड कर लेंगे या रीलुक भी कर लेंगे। सो पहले कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का मतलब क्या है। व्हेन मोर देन वन गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर सप्लाइड टुगेदर एट अ सिंगल प्राइस, तो ये कंपोजिट सप्लाई भी हो सकता है या फिर मिक्स्ड सप्लाई भी हो सकता है। अगर ये जो दो तीन चीजें साथ में सप्लाई की जा रही है, अगर ये नेचुरली ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई की जाती है, तो उसे हम कंपोजिट सप्लाई मानेंगे। और पूरे ट्रांजैक्शन पे जो प्रिंसिपल सप्लाई है या जो डोमिनेंट सप्लाई है, उसके ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो पूरे ट्रांजैक्शन पे लगेगा। लेकिन अगर ये चीजें जानबूझ के इंटेंशनली साथ में मिक्स करके बेची गई है, जैसे कि हमारा गिफ्ट बॉक्स, जैसे कि हमारा वो जो पर्टिकुलर गिफ्ट बॉक्स था, हम उसकी बात करते हैं। जैसे कि ये गिफ्ट बॉक्स, अब जनरली ये सारी चीजें साथ में तो मिलती नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड सप्लाई कहेंगे। जानबूझ के इन्हें साथ में भेजा गया है। तो इसमें जो अमॉन्ग्स द गिवन रेट में जो हाईएस्ट रेट रहेगा, जो कि यहाँ पे 20% है, वो रेट लगेगा पूरे ट्रांजैक्शन पे, वो रेट लगेगा पूरे ट्रांजैक्शन पे। अब हम जो भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे उसके ऊपर आप ध्यान से सुनिए, आपको ऑटोमेटिकली चीजें और भी क्लियर होगी। So composite and mixed supply. Composite supply means a supply made by taxable person to recipient and they are naturally bundled and supplied together in the ordinary course of business. तो जीएसटी का रेट कौन सा रहेगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई रहेगा, जो डोमिनेंट सप्लाई रहेगा, उसके ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो पूरे ट्रांजैक्शन पे लगेगा। ठीक है। दिस मीन्स दैट इन कंपोजिट सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर बंडल्ड ओइंग टू नेचुरल नेसेसिटी। द एलिमेंट इन कंपोजिट सप्लाई डिपेंडेंट ऑन दी प्रिंसिपल सप्लाई। तो टीवी के ऊपर वारंटी डिपेंड रहेगी, मोबाइल के ऊपर चार्जर डिपेंड करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। तो प्रिंसिपल सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच कॉन्स्टिट्यूट द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट, एकदम जो उसमें इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई। और ये डिटरमाइन कैसे करना है, आपको हर एक ट्रांजैक्शन को इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली चेक करना है, एनालाइज करना है। एवरी ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग रूल्स लग सकते हैं, कोई एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स हम आपको नहीं बता सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल आप लगाओ तो ही मैं उसको प्रिंसिपल सप्लाई मानूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर ट्रांजैक्शन को इंडिपेंडेंटली आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले ये एग्जांपल 1, 2 एंड 3 को आप लोग एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है। वंस यू गो थ्रू विद दिस, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा एग्जांपल 1 क्या कहता है, सुवर्णा मैन्युफैक्चरर्स एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद XYZ लिमिटेड फॉर सप्लाई ऑफ रेडीमेड शर्ट्स पैक्ड इन डिजाइनर बॉक्सेस एट XYZ लिमिटेड आउटलेट। तो हम सप्लाई क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपली रेडीमेड शर्ट कर रहे हैं।
Further, Suvarna manufacturers would also get them insured during the transit. अब मुझे बताइए, जहां पे होम डिलीवरी होती है या फिर फ्री होम डिलीवरी होगी तो ट्रांसपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट करेंगे, लोकेशन ए से लोकेशन बी की तरफ जाएंगे तो इंश्योरेंस भी करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिट इंश्योरेंस मिल रहा है अलॉन्ग विद रेडीमेड शर्ट, ये जो ट्रांजिट इंश्योरेंस मिल रहा है अलॉन्ग विद द रेडीमेड शर्ट, ये तो ऑर्डिनरीली नेचुरली सप्लाई किया जा रहा है। इट इज बंडल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, राइट। एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल सप्लाई और डोमिनेंट सप्लाई क्या है? रेडीमेड शर्ट। तो पूरे ट्रांजैक्शन पे जो रेडीमेड शर्ट का जो जीएसटी का रेट रहेगा वो पूरे ट्रांजैक्शन पे लगेगा। सो इन दिस केस supply of goods, packing material, transport and insurance is a composite supply wherein supply of goods is the principal supply। जो रेडीमेड शर्ट्स है, गुड्स है, वो क्या है? प्रिंसिपल सप्लाई है। इसके ऊपर जो जीएसटी का रेट रहेगा पूरे ट्रांजैक्शन पर लगेगा। When a consumer buys a television set and also gets warranty and a maintenance contract with a TV, अगेन दिस इज अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि टीवी के साथ में वारंटी तो मिलनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के साथ में वारंटी तो मिलनी चाहिए। डोमिनेंट एलिमेंट प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? हमारा टीवी है। सो इन दिस एग्जांपल सप्लाई ऑफ टीवी इज द प्रिंसिपल सप्लाई, वारंटी एंड मेंटेनेंस सर्विसेज आर एंसिलियरी। A travel ticket from Mumbai to Delhi may include services of food being served on board, free insurance and use of airport lounge। सो जो मान लेते हैं आप मुंबई से दिल्ली में ट्रैवल कर रहे हो, बाय एयर ट्रैवल कर रहे हो, और जो टिकट का प्राइस है, और जो टिकट का प्राइस है, इस टिकट के प्राइस में खाना पीना सब लिखा है, सब इंक्लूडेड है। तो यू आर ट्रैवलिंग, ट्रैवल की सर्विस ले रहे हो, साथ में खा भी रहे हो या और अदर सर्विसेज भी ले रहे हो, तो इट इज अ केस ऑफ अगेन कंपोजिट सप्लाई और अ मिक्स सप्लाई। ठीक है ना, बिकॉज मोर देन वन सर्विसेज आर सप्लाइड टुगेदर। बट ट्रैवल में खाना देना और बाकी की जो सर्विसेज देना, इट इज नेचुरली सप्लाइड टुगेदर, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई किया जाता है, तो इसे हम कहेंगे कंपोजिट सप्लाई। और जो ट्रैवल है बाय एयर ट्रैवल, जो है वो आपका डोमिनेंट सप्लाई है, वो आपका प्रिंसिपल सप्लाई है, और पूरे ट्रांजैक्शन पे एयर ट्रैवल का जो जीएसटी का रेट रहेगा वो पूरे ट्रांजैक्शन पे लगेगा। ठीक है। इन दिस केस transport of passengers constitute the predominant element of the composite supply and is treated as a principal supply and all other supplies are ancillary। ठीक है। how to determine whether a services are bundled in the ordinary course of business, yes or no। ये जो डिटर्मिनेशन का जो क्राइटेरिया है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा, कोई थंब रूल नहीं है, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। कुछ पॉइंटर्स मैंने आपको दिए हैं जो सिर्फ हमें रीड करने हैं। इंडिविजुअल केस में इंडिपेंडेंटली उन पॉइंटर्स को आपको अप्रोप्रिएट जगह के ऊपर अप्लाई करना है या फिर यूज करना है। जैसे कि परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर और द सर्विस रिसीवर। कंज्यूमर का परसेप्शन क्या है भाई? कंज्यूमर क्या चाहता है? दोनों चीजों को अलग अलग चाहता है या इंडिपेंडेंटली चाहता है या साथ में चाहता है? जनरल परसेप्शन क्या है? मेजॉरिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिजनेस प्रोवाइड सिमिलर बंडल ऑफ सर्विस। क्या मेजॉरिटी ऑफ द लोग सेम सर्विस साथ में प्रोवाइड करते हैं क्या? जैसे टीवी पे वारंटी देना जनरली सब प्रोवाइड करते हैं, एयर ट्रैवल में खाना देना, क्या क्या जनरली अगर सब लोग अगर इनको साथ में प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी साथ में ही प्रोवाइड किया जाता है, बराबर है। नेचर ऑफ वेरियस सर्विसेज इन अ बंडल ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का नेचर क्या है? क्या हम सिंगल प्राइस पे कर रहे हैं? क्या ये दोनों एलिमेंट नॉर्मली साथ में एडवर्टाइज की जाती है? ठीक है। क्या ये दोनों एलिमेंट सेपरेटली अवेलेबल है? और क्या ये ओवरऑल सप्लाई का इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है? तो 1 to 7 फ्यू जनरलाइज वे में पॉइंट्स है। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझा तो लिख के रखिए, पूछिए, वी विल डिस्कस ऑन इट। जनरलाइज वे में पॉइंट्स है, पढ़कर आगे बढ़ना है, ज्यादा इसके ऊपर हेडेक लेना नहीं है। ये 1 से लेकर 7 के पॉइंट्स की तरफ। अब आते हैं मिक्स्ड सप्लाई की तरफ। अब मिक्स्ड सप्लाई में मैंने क्या कहा? जानबूझ के साथ में सप्लाई किया जाएगा, राइट। मतलब अगर आप कंपोजिट सप्लाई नहीं हो तो उसको क्या मानेंगे हम? मिक्स्ड सप्लाई। So two or more individual supplies of goods or services or any combination thereof made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where such supply does not constitute a composite supply। तो अगर कंपोजिट नहीं है तो क्या होगा? वो मिक्स्ड सप्लाई होगा। और अगर मिक्स्ड सप्लाई है तो जीएसटी लगेगा इन द गिवन सप्लाई में जो हाईएस्ट रेट रहेगा
उस ट्रांजैक्शन में हाईएस्ट रेट पे जो जीएसटी रहेगा दैट रेट लगेगा पूरे ट्रांजैक्शन पे। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था 20% वॉज द हाईएस्ट, तो वो लगेगा। जानबूझ के आप साथ में सप्लाई कर रहे हो तो उसे हम क्या मानेंगे, मिक्स्ड सप्लाई मानेंगे। बराबर है। तो यहाँ पे आपको लिखना है हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी लगेगा उसमें, हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी अमॉन्ग दी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में जो भी आपको रेट्स दिए हैं उसमें जो हाईएस्ट रेट है वो रेट लगेगा इन द केस ऑफ मिक्स सप्लाई, बिकॉज in this case individual supplies are independent of each other and are not naturally bundled. Individual supplies are independent of each other, they are not naturally bundled. अब मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सर कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई बीच में कब आएगा, कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई बीच में कब आएगा? तो पहले सर more than one goods or services or both they are supplied together at a single price. कंपोजिट भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। कंपोजिट कब होगा, जब वो नेचुरली बंडल्ड है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये दो तीन चीजें साथ में सप्लाई की जाती है। मिक्स कब होगा, जब वो कंपोजिट नहीं है। कंपोजिट नहीं है मतलब कि आपने जानबूझ के घुसेड़ घुसेड़ के उनको साथ में सप्लाई किया है। अगर कंपोजिट होगा तो पूरे ट्रांजैक्शन में जो प्रिंसिपल सप्लाई है, जो इंपॉर्टेंट सप्लाई है, जो डोमिनेंट सप्लाई है, उसके ऊपर जो जीएसटी का रेट है वो पूरे ट्रांजैक्शन पर लगेगा अगर कंपोजिट होगा तो। अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई किया गया है तो। अगर मिक्स होगा तो, अगर जानबूझ के साथ में सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन अ गिवन ट्रांजैक्शन जो हाईएस्ट रेट रहेगा वो रेट ऑफ जीएसटी लगेगा। इन अ गिवन ट्रांजैक्शन जो हाईएस्ट रेट रहेगा वो रेट लगेगा। सिंपल है, ठीक है। नेचुरली बंडल ऑर्डिनरी साथ में सप्लाई की जाती है तो जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसका रेट लगेगा, जानबूझ के किए तो हाईएस्ट रेट लगेगा। अब इसके आगे हम लोग एक टेबल पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हम टेबल पढ़ने वाले हैं, द टेबल विच वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, इस टेबल के बाहर कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई कभी भी आ नहीं सकता या आएगा नहीं इन जनरल, ठीक है। क्या कहता है टेबल, अगर ये जो मोर देन वन गुड्स और सर्विसेज और बोथ अगर नेचुरली बंडल टुगेदर है, नेचुरली बंडल्ड है, तो होगा तो कंपोजिट सप्लाई होगा, मिक्स सप्लाई तो हो ही नहीं सकता बिकॉज दे आर नेचुरली बंडल्ड। ये जो मोर देन वन गुड्स और सर्विसेज है, दीज आर सप्लाइड टुगेदर, एक साथ में सप्लाई किया है, सप्लाइड टुगेदर एंड नेचुरली बंडल्ड, कंपोजिट सप्लाई। सप्लाइड टुगेदर बट नॉट नेचुरली बंडल्ड, मिक्स्ड सप्लाई। तो दोनों में हो सकता है। इफ दे आर सप्लाइड टुगेदर तो कंपोजिट भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। नेचुरली बंडल्ड है तो ओनली कंपोजिट होगा, मिक्स कभी नहीं होगा। कैन बी सप्लाइड सेपरेटली, ये जो मोर देन वन गुड्स और सर्विसेज है ये सेपरेटली सप्लाई कर सकते हो आप, इंडिपेंडेंटली सप्लाई कर सकते हो। तो मतलब आपने जानबूझ के उनको साथ में सप्लाई किया है, जानबूझ के। जैसे टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड टूथब्रश इंडिपेंडेंटली भी सप्लाई कर सकते हैं, बट आपने इन ऑफर बोला टूथपेस्ट के साथ में टूथब्रश फ्री, जानबूझ के घुसेड़ घुसेड़ के आपने साथ में जानबूझ के बेचा है, तो इट इज अ केस ऑफ ओनली मिक्स्ड सप्लाई, नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। वो आप साथ में यूज करते हो टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, वो बात अलग है, बट जनरली टूथपेस्ट एंड टूथब्रश को एक ही प्राइस में साथ में बेचा जाता है क्या? जनरली नहीं सर। ऑफर में एक आधे बार मिल जाता है टूथपेस्ट के साथ में टूथब्रश फ्री, बट नॉर्मली टूथपेस्ट अलग मिलता है, टूथब्रश अलग मिलता है। तो they can be supplied separately, it will be case of only mixed supply, not a composite supply. One is predominant supply for a recipient, one is predominant supply, एक प्रिंसिपल सप्लाई है तो होगा तो वो सिर्फ कंपोजिट सप्लाई होगा, मिक्स सप्लाई हो नहीं सकता। जैसे एयर ट्रैवल एंड फूड, प्रीडोमिनेंट सप्लाई, प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, एयर ट्रैवल। अदर सप्लाई इज नॉट मेन एम ऑफ द रेसिपिएंट, तो वो कंपोजिट होगा, मिक्स तो हो ही नहीं सकता। जैसे अब टीवी परचेस करने गए तो मेन एम क्या है, टीवी परचेस करना है, वारंटी या रिमोट थोड़ी है, तो अदर सप्लाई इज नॉट मेन एम। फिर भी बाकी की चीजें साथ में मिली है, मतलब वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में ही मिलती है, तो उसे हम क्या मानेंगे, कंपोजिट सप्लाई मानेंगे, मिक्स सप्लाई वो नहीं हो सकता। ईच सप्लाइज प्राइस सेपरेटली, ईच सप्लाइज प्राइस सेपरेटली, ना ही कंपोजिट होगा ना ही मिक्स होगा, बिकॉज हमने क्या पाया, एट अ सिंगल प्राइस, एट अ सिंगल प्राइस,
ई सप्लाईज प्राइस सेपरेटली, तो डीमार्ट वाला एग्जांपल याद करने का, अरे इंडिपेंडेंट प्राइस अगर दी है तो जिसके ऊपर जो जीएसटी का रेट है उतना रेट से जीएसटी चार्ज करो ना, वो ना ही कंपोजिट है ना ही मिक्स है। ऑल सप्लाईज आर गुड्स, कंपोजिट भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। ऑल सप्लाईज आर ऑफ सर्विसेज, कंपोजिट भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। वन सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड अदर सप्लाईज ऑफ सर्विसेज, कंपोजिट भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। मोर देन वन गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो ये टेबल आपको एक इंडिपेंडेंट जजमेंट देने के लिए हेल्प करेगा। यहां पर आपका सप्लाई नाम का चैप्टर भी खत्म होता है, यहां पर आपका सप्लाई नाम का चैप्टर भी खत्म होता है, कंप्लीट होता है। अब हम क्या करने वाले हैं? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चंस। मतलब अभी सिर्फ मैं क्वेश्चंस पढ़ूंगा, आपको क्या करना है, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए आंसर प्रिपेयर करना है, हर एक क्वेश्चन के लिए आंसर प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो अभी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपने अभी तक का वीडियो देख लिए, आपने अभी वीडियो, ये जो सप्लाई के सारे वीडियोज है ये देखने के बाद इस पॉइंट पे आप रुक जाओ, अगला वीडियो, इस वीडियो को आप कंटिन्यू नहीं करोगे, बैक जाओगे, जो जो आपको नोटिंग करनी है, जो जो आपको रीडिंग करनी है, जो जो आपको चार्ट्स बनाने, आप सब कुछ बना लोगे, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे आप रुक जाओगे। अभी तक के आपने सारे वीडियोस देखे, मैंने कहा था सप्लाई खत्म होने के बाद में नोटिंग करना है, तो सप्लाई खत्म हो गया मैंने बोला। अब आप बैक जाओगे, अगर पुराना कोई वीडियो तो उसको भी देखोगे, नोटिंग करोगे, इस वीडियो को भी वापस से देखोगे, नोटिंग करोगे और उसे एक बार रीड करोगे। उसके बाद इस वीडियो को इस पॉइंट से कंटिन्यू करोगे, जब जहां पर मैं क्वेश्चंस रीड करूंगा, मैं सिर्फ अभी क्वेश्चंस रीड करूंगा। इनको रीड करने के बाद आपको इनके आंसर्स प्रिपेयर करने हैं, थियरी फॉर्मेट में, 1 मार्क के लिए ट्रू और फॉल्स फॉर्मेट में, यू हैव टू प्रिपेयर देयर आंसर्स। देन इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल रिवाइज एंटायर सप्लाई अगेन। सप्लाई हम पूरा एक बार फिर से रिवाइज करेंगे क्विक फायर राउंड में, और आपके साथ में क्वेश्चंस के आंसर्स जो है या तो मैं आपको रेडीमेड प्रोवाइड कर दूंगा या फिर हम उनको वीडियो में डिस्कस करेंगे एज मे बी द केस, ठीक है। सो पॉज द वीडियो, गो एंड वॉच सप्लाई वीडियो एंड मेक अ नोट। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने नोटिंग वगैरह कर ली है। अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चंस क्या है? पहला, a supply of package consisting of canned food, sweet, chocolate, cake, dry fruit, aerated drink and fruit juices when supplied for a single price is a mixed supply or a composite supply। तो क्वेश्चन 1 में आपको ये जवाब देना है, ये मिक्स्ड सप्लाई है या फिर कंपोजिट सप्लाई है। यू हैव टू आंसर दिस। 2, 3 और 4 का आपको अभी जवाब नहीं देना है, इसका जो कंटेंट है आपको अगले चैप्टर्स में आएगा, उसके बाद में 2, 3 एंड 4 को वहां पर डिस्कस करेंगे, वहां पर उन क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको स्ट्राइक ऑफ किया है। एक क्वेश्चन है, वेदर मनी इज इंक्लूडेड इन सर्विस, यस और नो के फॉर्मेट में आपको लिखने का है। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्पोजल एज यूज्ड इन द सप्लाई। अब इस क्वेश्चन का जवाब आपको अपने कॉमन सेंस से लिखने का है, बेस्ड ऑन दी व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। Then question 7, will a not for profit entity be liable to tax on any supplies affected by it? Example, supply of assets received as donation। आपको बताना है क्या ये सप्लाई माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। Then कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 9 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अट्रैक्ट लेवी ऑफ सीजीएसटी। तो आपको बताना है एबीसीडी में से। अगर आपको याद होगा तो हमने जो पिछले पेपर्स इंस्टीट्यूट के जो डिस्कस किए थे उसमें इस तरीके का एक क्वेश्चन था जहां पे आईजीएसटी के बारे में पूछा गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या इंटरस्टेट सप्लाई के बारे में पूछा गया था, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव का आपको जवाब देना है। देन क्वेश्चन 9 इज अगेन ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सप्लाई आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1। तो ए बी सी डी करके आपको जवाब देना है ठीक से। हु कैन नोटिफाई अ ट्रांजैक्शन टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यू हैव टू आंसर दिस। Then what are which of the following is not a supply as per section 7 of the CGST Act? You have to answer this. Then specify the activities to be treated as supply even if made without consideration। तो कौन सा शेड्यूल नंबर आपको बताना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द सप्लाई एंड नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी, तो आपको बताना है। 14 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाईज आर नेचुरली बंडल्ड, तो एबीसीडी में से कौन सा नेचुरली बंडल्ड है आपको बताना है। 15 में बोला है अ सप्लाई कंप्राइजिंग of two or more supplies shall be treated as supply of that particular supply that attracts highest rate of GST, तो आपको बताना हाईएस्ट रेट किस पे लगता है, कंपोजिट पे लगता है, मिक्स पे लगता है, किस पे लगता है। देन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, यू हैव टू राइट दिस। व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई अंडर जीएसटी, यू हैव टू राइट दिस आंसर। Supply of all goods and or services is taxable under GST, discuss the validity of this statement, you have to answer this. Whether transfer of title and or possession is necessary for transaction to constitute a supply of goods, you have to answer yes or no. Then question 21 क्या कहता है, examine whether the following activities would amount to supply under section 7 of the CGST Act, आपको इसका जवाब देना है कि ये A B C D सप्लाई है या नहीं है। तो दामोदर चैरिटेबल ट्रस्ट, a trust who gets the treatment of needy people done free of cost, donates clothes and toys to children living in slum area, is it a supply? B, Suleka manufacturers have a factory in Delhi and depot in Mumbai. Both these establishments are registered in respective states. Finished goods are sent from factory to Delhi. Is it a supply? आपको बताना है। Then C वाला, Raman is an electronic commerce operator in Chennai. His brother, who is settled in London, is well-known lawyer. Raman has taken legal advice from him free of cost with regard to his family dispute. You have to tell, is it a supply, yes or no? Then state whether the following supplies would be treated as supply of goods or supply of services as per Schedule 2 of the CGST Act. तो ये जो नीचे ट्रांजैक्शन है वो गुड्स है या सर्विसेज है, बस आपको इतना ही बताने का है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, then goods forming part of the business assets are transferred or disposed of by or under direction of a person carrying on business, whether or not for consideration. Transfer of right in the goods without transfer of title in the goods. Transfer of title in the goods under an agreement which stipulates that property shall pass at a future date, आपको बताने का है। Then question 23 कहता है determine whether the following supplies amount to composite supplies, नीचे दिए गए supplies composite supply है या नहीं है, उसमें ये A और B ऐसे दो क्वेश्चंस दिए हैं। ये A और B में जो क्वेश्चंस है उन्होंने वो मैंने बाय ऑफ एग्जांपल्स भी लिए कहीं ना कहीं पर, आप लोग देख सकते हो। 24 कहता है whether goods supplied on hire purchase basis will be treated as supply of goods or supply of services, give reason. क्वेश्चन 25 इलीगल एंड प्रोहिबिटेड एक्टिविटी के ऊपर कुछ डिस्कशन किया है। ये जो मिस्टर टी वाला एग्जांपल है, नार्कोटिक वाला एग्जांपल है, ठीक है ना। ऑलरेडी रेडीमेड आंसर सबको दिए गए हैं। क्वेश्चन 26 का भी रेडीमेड आंसर दिया है यहीं पर मैंने लिखकर, ठीक है ना। 27 का भी रेडीमेड आंसर दिया है, 28 का भी रेडीमेड आंसर के साथ में दिया है, 29 का भी रेडीमेड आंसर के साथ में आपको दिया है। तो यू हैव टू रीड दिस क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर दी आंसर्स, ठीक है। अभी इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का क्या पर्पस था, एटलीस्ट रीड करने का पर्पस क्या था, एटलीस्ट आपको पता रहे कि ये क्वेश्चंस है। यू हैव टू रीड देम, यू हैव टू प्रिपेयर देम। अगले वीडियो में हम ये पूरा सप्लाई चैप्टर रिवाइज करेंगे फटाक से क्विक फायर राउंड में, एंड वी विल आल्सो ट्राई टू गो बैक टू द इंस्टीट्यूट्स क्वेश्चन पेपर एंड चेक कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से भी आ सकते हैं या टिल नाउ आ सकते हैं जो हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किए, इसके आंसर्स या तो वी विल प्रोवाइड इन द वीडियो फॉर्मेट और वी विल गिव यू स्टैंडर्ड आंसर जो लिखे हुए रहेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, और वी विल डिस्कस देम इन द लाइव सेशन एज द केस में, ठीक है। सो प्रिपेयर देम। सप्लाई के पूरे वीडियो को शांति से सुनो, सुनने में भी उसमें बहुत जरूरी है, रीड करो, कुछ क्वेरी है तो लिख के रखो, वी विल सॉल्व देम। सो आई एंड दिस वीडियो हियर, थैंक यू।